नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम भारतीय मर्यादा अधिनियम अर्थात लिमिटेशन एक्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। यह एक्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। और चूंकि ये दैनिक विधिक कार्यों में चाहे हम अपील पेश करें, चाहे वाद पेश करें या कोई आवेदन पेश करें, तो उस आवेदन, अपील या वाद के लिए इस विधि में कितना समय दिया गया है, कितना लिमिटेशन दिया गया है। अगर उस लिमिटेशन के भीतर हमारा यह आवेदन, दावा या अपील है तो न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा, और यदि नहीं है तो सिर्फ लिमिटेशन बार्ड के आधार पर ही हमारा मामला खारिज कर देगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कोई भी आवेदन, वाद या अपील लिमिटेशन के अंदर प्रस्तुत करें, या फिर अगर हम लिमिटेशन में पेश नहीं कर पा रहे तो इस एक्ट में दी गई गणना के आधार पर या किस प्रकार विलंब की माफी लेकर या नियोक्ताओं का कैसे फायदा लेकर अपना मामला लिमिटेशन में ला सकते हैं, उसका बारीकी से अध्ययन इस अधिनियम को पढ़ने से होता है। चूंकि ये प्रत्येक दिन विधिक कार्रवाइयों में अनिवार्य रूप से लागू होता है, इसलिए इंटरव्यू में भी इस पर बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसलिए यह एक्ट हमारे लिए सभी प्रकार से, चाहे अधिवक्ता की दृष्टि से देखें या किसी विधिक परीक्षा के अभ्यर्थी की दृष्टि से देखें, तब भी बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा इसके इतिहास पर अगर प्रकाश डालें तो भारत में चूंकि अंग्रेजों के शासनकाल में ही सभी अधिनियमों का प्रादुर्भाव हुआ है और लिखित में कानून बनाया गया है। 1833 का चार्टर इस बात का मुख्य स्रोत है जिससे विधियों की लिखित में व्यवस्था की गई। इसकी धारा 53 यह व्यवस्था करती है कि कोई भी विधि बनाने के लिए विधि आयोग की अनुशंसा होने पर उस विषय पर विधि बनाई जाए। इसी क्रम में 1835 में इस एक्ट के लिए सबसे पहले प्रारूप तैयार किया गया, और 1835 से जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो ये प्रारूप 1844 में जाके कंप्लीट हुआ। परंतु इस एक्ट को बनते बनते ये एक्ट 1859 में कंप्लीट हुआ और अस्तित्व में आया। अब 1859 में लिमिटेशन एक्ट पहली बार लागू हुआ, पहली बार प्रचलन में आया, तब इसमें बहुत सारी कमियां रह गई। जब अस्तित्व में आया, प्रयोग किए जाने लगा तो बहुत सारी खामियां आने लगी, दिक्कतें आने लगी। तो बार बार इस एक्ट में संशोधन हुआ और संशोधित प्रभाव इसका चलते रहा। उसके बाद एक इन सभी संशोधन को मिला के पुनः लिमिटेशन एक्ट नया अधिनियमित किया गया जो 1877 में हुआ। यह एक्ट पिछले एक्टों की तुलना में ज़्यादा ठीक था, तो यह एक्ट काफ़ी दिन चलते रहा, और उसके बाद 1908 में पुनः एक नया लिमिटेशन एक्ट हमारे प्रीवियस समय में हमारे सामने आया। 1908 का एक्ट प्रचलित में रहा। इसके बाद भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। पुनः स्वतंत्र भारत के लिए लिमिटेशन एक्ट की आवश्यकता पड़ी। तब हमारे स्वतंत्र भारत के लिए पुनः सदन में विधेयक प्रस्तुत किया गया। 23 नवंबर 1960 को पहली बार सदन में विधेयक प्रस्तुत किया गया था, किंतु उस समय सदन का विघटन हो चुका था, तो वह विधेयक व्यवगत हो गया। परंतु चूंकि लिमिटेशन की आवश्यकता थी, तब 15 जून 1962 को पुनः सदन में लिमिटेशन एक्ट का विधेयक आया और दोनों सदनों में इसका काफी विचार विमर्श हुआ, पुराने एक्ट पर विचार विमर्श हुआ, और इसका संशोधित प्रभाव लागू करते हुए दोनों सदनों की बहस के बाद 9 नवंबर 1963 को ये दोनों सदनों से पास होकर कानून का रूप प्राप्त किया, और
अधिसूचना में प्रकाशन के बाद 1 जनवरी 1964 को हमें पूर्ण रूप से यह एक्ट प्राप्त हुआ। चूंकि पहले ये सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू था, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार अब जम्मू कश्मीर में भी भारतीय कानून का प्रचलन आरंभ हो गया है, इसलिए यह एक्ट भी अब जम्मू कश्मीर में लागू हो। विधि की एक व्यवस्था है और विधि की व्यवस्था यह है कि विधि सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है, या विधि का वो व्यक्ति सहारा ले सकते हैं जो एक्टिव है, जो सो नहीं रहे हैं। विधि कहती है कि जो सो रहे हैं उनके लिए विधि काम नहीं करती है। अर्थात हर एक व्यक्ति को जिस वाद कारण के लिए, जिस अधिकार के लिए कोई दावा करना हो, कोई आवेदन लगाना हो, तो उसे निर्धारित समय अवधि में न्यायालय के समक्ष लाना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रवर्तन करा लेना चाहिए। इस विधि की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगर हम उन पर प्रकाश डालें तो सबसे पहले देखें, यह विधि प्रक्रिया विधि है। पहली विशेषता इसकी है, यह विधि प्रक्रिया विधि है, प्रोसीजरल लॉ है। इसलिए ये न्यायालय के समक्ष जो केस पेंडिंग होते हैं, न्यायालय के समक्ष जो केस लंबित रहते हैं, विचारण में रहते हैं, जांच में रहते हैं, तो वहां पर इस विधि का लागू होती है और ये विधि वहां कार्य करती है। इसलिए ये पूरा की पूरा मामला प्रक्रिया विधि का है। परंतु प्रक्रिया विधि है तो इस बात का ऑब्जेक्शन कब उठाया जाना चाहिए कि मामला लिमिटेशन में है या नहीं। तो दूसरी महत्वपूर्ण एक विशेषता है कि लिमिटेशन एक्ट का आक्षेप, ऑब्जेक्शन वादी के विरुद्ध लगाया जाता है। अर्थात यदि कोई वादी न्यायालय के समक्ष अपना दावा लेकर आ रहा है तो सबसे पहले उसे यह प्रमाणित करना होगा कि उसका वाद समय अवधि में है। अगर उसने अपील पेश किया तो उसकी अपील समय अवधि में। यह बर्डन ऑफ प्रूफ उस वादी, अपीलेंट या एप्लीकेंट के ऊपर है जो न्यायालय के समक्ष आता है। परंतु यदि वादी अपने दावे को लिमिटेशन में होना दर्शित कर देता है, किंतु प्रतिवादी इस बात का ऑब्जेक्शन फाइल करता है कि दावा अवधिवाह है, तब यहां यह प्रमाण भार प्रतिवादी के ऊपर शिफ्ट होगा कि वो ये दर्शित करे कि किस प्रकार वाद कारण उत्पन्न होने से निर्धारित समय अवधि या विहित समय अवधि के भीतर यह दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसके बाद प्रस्तुत किया गया है। इसलिए विधि में यह व्यवस्था है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन फाइल करना है तो ऐसा ऑब्जेक्शन प्रारंभिक स्तर पर फाइल करना चाहिए, अपने लिखित कथन में प्रस्तुत कर देना चाहिए, विवादकों के स्थिरीकरण के पहले करना चाहिए। और यदि यहां एक बात और महत्वपूर्ण है, जब आप लिमिटेशन एक्ट के धारा 3 पढ़ेंगे तब स्पष्ट होगा। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वादी या प्रतिवादी दोनों लिमिटेशन के बारे में कोई बात ना कहे, प्रतिवादी कोई आपत्ति न लगाए, तब भी यह न्यायालय की ड्यूटी है कि न्यायालय इस बात का अवधारण करेगा कि क्या वादी का वाद अवधि में है। और भले चाहे प्रतिरक्षा के तौर पर प्रतिवादी ने यह बात ना उठाई हो, तब भी न्यायालय की ड्यूटी है कि न्यायालय इस बात की ओर सूक्ष्मता से विचार करेगा, ध्यान देगा कि वाद समयावधि में है अथवा नहीं। यदि समयावधि में है तो आगामी सुनवाई के लिए, प्रक्रिया के लिए अग्रसर होगा, और यदि समयावधि में वाद नहीं है तो बिना किसी अन्य वाद विषयों पर निष्कर्ष दिए वह दावे को खारिज कर सकता है और करना चाहिए। अब अगर यहां एक प्रश्न ये उठता है कि यदि वादी और प्रतिवादी दोनों आपस में करार करके किसी समय को घटा बढ़ा ले या करार करके ये तय कर ले कि हम लिमिटेशन एक्ट को नहीं मानेंगे, तो ऐसा करने का अधिकार उन्हें नहीं है। ये विधि में व्यवस्था है कि जो लिमिटेशन एक्ट में समय दिया गया है उस समय के भीतर ही वादी को अपना दावा लाना पड़ेगा, या जो इस अधिनियम में गणना करने का तरीका दिया गया उस गणना के भीतर, उस गणना में समय जो निर्धारित हुआ उसके भीतर ही दावे को प्रस्तुत करना होगा।
इस प्रकार एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह आता है कि क्या वादी और प्रतिवादी आपस में करार करके लिमिटेशन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या ना मानने का कोई उपचार कर सकते हैं। तो ऐसी शर्तों के लिए ऐसा करार शून्य है। कोई भी ऐसा करार कोई पक्षकार नहीं कर सकता जो विधिक कार्रवाइयों में अवरोधक पैदा करता हो। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखा है। तो इस प्रकार यह विधि यह व्यवस्था करती है कि इस विधि में पीछे अनुसूची दी गई है। आर्टिकल नंबर, वाद कारण, लिमिटेशन, और ये लिमिटेशन कब से स्टार्ट होगा ये चौथे नंबर के कॉलम में दिया गया है। हर एक लिमिटेशन वहां से स्टार्ट होगा जहां से वाद कारण उत्पन्न हुआ, और वाद कारण जहां उत्पन्न हुआ वो आर्टिकल जो दिए गए हैं पीछे उसके चौथे स्तंभ में लिखा गया है। तो इस प्रकार लिमिटेशन एक्ट के लिए हमें अनुसूची का देखना भी आवश्यक है। इस विधि की एक और विशेषता है, यह विधि लेक्स फोराइज विधि कहलाती है, न्यायालय अधिकृत विधि। जिस देश में जो कानून चल रहा है, जिस देश का न्यायालय उस मामले को कंडक्ट कर रहा है, डील कर रहा है, ट्रायल कर रहा है, वो उसी देश की लिमिटेशन एक्ट से गवर्न होगा। इसलिए इसे हम लेक्स फोराइज विधि कहते हैं। एक और बात ये महत्वपूर्ण है कि क्या पक्षकारों के पास इस बात का विकल्प है कि वो विधि के लिमिटेशन को कम या ज्यादा कर सके। तो जैसा पहले मैं बता चुका हूं कि ऐसा कोई विकल्प पक्षकारों के पास नहीं है। जो कुछ भी होगा इस एक्ट में लिखा वो होगा। और जैसा कि आपने इतिहास पढ़ा है कि 1835 से इस एक्ट के ऊपर चर्चा होना प्रारंभ हुई, फिर प्रारूप बना, और 1908 में एक एक्ट आया। उसके बाद स्वतंत्र भारत में 1964 में ये जब लागू हुआ तो 1963 का ये एक्ट हमारे पास आया। तो अब तक ये विधि इतनी बार बदल चुकी, संशोधित हो चुकी कि अब ये पूर्ण रूप से पूर्णांग सर्वांगपूर्ण विधि है, कंप्लीट लॉ है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है प्री में कि लिमिटेशन एक्ट कैसी विधि है। तो ये एक प्रक्रिया विधि है और एक सर्वांगपूर्ण विधि है, कंप्लीट विधि है। इस एक्ट की कुछ विशेषताएं भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि अगर एक बार समय का चलना प्रारंभ होता है तो फिर पश्चातवर्ती कोई निर्योग्यता इस समय को बाधित नहीं करती। तो इस प्रकार ये एक्ट हमारे को प्राप्त हुआ। इसमें आर्टिकल हैं जो अनुसूची में बताए गए हैं और 37 धाराएं हैं इस एक्ट में जो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट में एक विशेषता महत्वपूर्ण और यह है कि ये अधिकारों को बाधित नहीं करती, ये उपचारों को बाधित करती है। अर्थात ये किसी व्यक्ति को मिले हुए अधिकारों को समाप्त नहीं कर देती है। हाँ, उसे जो उपचार है अर्थात उसे जो विधि में आने का, न्यायालय में आकर अपने अधिकारों का प्रवर्तन कराने का, न्यायालय में आकर अपनी बात प्रमाणित करने का जो अधिकार दिया है उसे बाधित करती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपसे 20,000 रुपया उधार लिया, तो उधार लिए जाने की तारीख से 3 वर्ष का लिमिटेशन है कि मैं ऐसा बकाया आप मुझसे वसूल लेवे। परंतु यदि आप 3 साल के भीतर मुझसे वो 20,000 रुपए की वसूली नहीं कर पाते हैं या उसके लिए न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो 3 साल बाद अब आपको ये विधि आपके अधिकारों को जो दिया गया समाप्त तो नहीं करती परंतु आपके उपचारों को बाधित कर देगी। अब आप न्यायालय में आकर मेरे विरुद्ध वसूली का दावा नहीं लगा सकोगे। इसलिए यहां पर यह बात कही गई है कि अधिकारों को समाप्त नहीं करती, उपचारों को बाधित करती। परंतु यदि मैं 3 साल बाद भी, 4 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद आपको जाके ये कमिट करूं कि साहब मैं आपका 20,000 रुपया देना चाहता हूं और अब मैं लिखित में एक संविदा कर लेता हूं कि मैं आपको फलाना तारीख को 20,000 रुपये दे दूंगा और हस्ताक्षर करता हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 25 के अनुसार ऐसा करार वैध होगा और हम कर सकेंगे। या फिर
मैं आपको 3 साल बाद भी खुद आपके घर जाके आपको 20,000 लौटा दूं, तो फिर आपका अधिकार चूंकि समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए आप मुझसे वो 20,000 रुपये प्राप्त कर सकेंगे। सिर्फ हाँ, ये आपके ऊपर बंधन था कि आप मेरे ऊपर न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इस विशेषता का एक अपवाद भी है, धारा 27। धारा 27 ये कहती है कि इस अधिनियम में जो भी समय किसी वाद कारण के निराकरण के लिए निर्धारित किया गया, यदि कोई व्यक्ति उस समय के भीतर अपना दावा नहीं लगाता है, तो वह उस संपत्ति पर हमेशा हमेशा के लिए अपना अधिकार समाप्त कर देता है। तो यहां धारा 27 इस बात का अधिकार समाप्त कर रहा है कि अब उस संपत्ति को आप प्राप्त नहीं कर सकोगे न्यायालय के माध्यम से। तो यह अपवाद स्वरूप धारा 27 है, इसमें हम इस पर पढ़ेंगे। तो धारा 27 के आधार पर ही विरोधी आधिपत्य का मामला बनता है, उसको हम देखेंगे। उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे न्याय दृष्टांत, जैसे अभी गुरु ग्रंथ कमेटी साहब वाले में, हालांकि विरोधी आधिपत्य को बचाव का आधार, प्रतिरक्षा का आधार बताया था, परंतु अभी वर्तमान में एकदम नवीनतम न्याय दृष्टांत ग्रेवाल वाले में पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विरोधी आधिपत्य को स्वीकार करते हुए धारा 27 का हवाले देते हुए ये प्रतिपादित कर दिया कि यदि किसी व्यक्ति के संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाते हैं, तब दूसरा व्यक्ति ऐसे अधिकारों को मांग सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। तो इस प्रकार ये लिमिटेशन एक्ट हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। हम अगली श्रृंखला में आपको लिमिटेशन एक्ट के सभी तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।